कश्मीरियों को बगल में बिठाकर जम्मू अलग करने की बात करनी, ये कोई ईमानदारी नहीं है। इसका मतलब ये एजेंडा कुछ और है। और उन्होंने निर्मम हत्याएं की, हिंदुओं की, सिखों की, लड़कियों की इज़्ज़त लूटी गई, उनको उठा कर ले गए और वहाँ हमें घरों से भगा दिया गया। हमारे सामने 3 विकल्प थे, या तो हम मारे जाते, या हमारा धर्म परिवर्तन हो जाता, या हम वहाँ से भाग जाते। 370 और 35 से हमें कोई नुकसान नहीं दे रही थी, फिर भी हमने हटाने के लिए सरकार का समर्थन किया कि ठीक है, अगर इसके बाद कुछ चीज़ें ठीक होती हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसके जाने के बाद हमारी दुर्दशा और ज़्यादा बिगड़ गई। कोई पूछने वाला नहीं है। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान बनने के बाद पहला हमला ट्राइबल रेड था, लेकिन वो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड था। पाकिस्तान के रेगुलर उसमें शामिल थे, वो हम पर टूट पड़े। जब आप सबके साथ सबके विकास की बात करते हो, साथ तो मैंने दिया आपका, लेकिन मेरा विकास नहीं हुआ। हम यहाँ के बोनाफाइड नागरिक हैं जम्मू कश्मीर के, क्योंकि हम महाराजा हरि सिंह की टेरिटरी के लोग हैं। हम कोई किसी दूसरे देश से आए हुए या किसी दूसरे राज्य से आए हुए लोग नहीं। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की परिस्थितियाँ बन रही हैं वो आपके सामने हैं, और आने वाले दिनों में शायद जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस भी होने वाले हैं। और आजकल आप देख रहे हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो भी सामने आ रही हैं, अपनी बात रख रही हैं। कल भी आपने देखा होगा एक प्रोटेस्ट हुआ था, जो लोग विस्थापित हुए थे पाकिस्तान से अलग अलग वॉर्स में या 1947 से पहले, वो लोग अपनी डिमांड रख रहे हैं सरकार के सामने, और उनकी क्या मुश्किलात हैं उस पर भी आज नज़र करेंगे हम। SOS इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन भी हमारे साथ हैं, राजीव चुन्नी जी। राजीव जी, आप बताइए, लगातार कई सालों से लगातार जो है डिमांड्स जो हैं गवर्नमेंट के सामने रखी जा रही हैं, क्या अभी भी बाकी रह गया है जो गवर्नमेंट से आपने अभी रखा है सामने? देखें, हुआ ही कुछ नहीं है। 75 साल हो गए हम लोगों को विस्थापन में रहते हुए, और हमें हर साल ये कहा जाता है कि आज इलाका खाली हो जाएगा, कल खाली हो जाएगा और आपको पुनः आपके घरों में रिस्टोर कर देंगे। अब पता नहीं वो घर बचे भी हैं या नहीं बचे हैं। तो हम हर साल 22 अक्टूबर को, चूँकि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान बनने के बाद पहला हमला ट्राइबल रेड था, लेकिन वो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड था। पाकिस्तान के रेगुलर उसमें शामिल थे, वो हम पर टूट पड़े और उन्होंने निर्मम हत्याएं की, हिंदुओं की, सिखों की, लड़कियों की इज़्ज़त लूटी गई, उनको उठा कर ले गए और वहाँ हमें घरों से भगा दिया गया। हमारे सामने 3 विकल्प थे, या तो हम मारे जाते, या हमारा धर्म परिवर्तन हो जाता, या हम वहाँ से भाग जाते। तो आज इतने साल गुजर गए हैं। हम हर साल, कल हमने यहाँ कार्यक्रम रखा है 11:30 बजे, जिसमें काफ़ी जनता हर जगह से आती है, और हम अब उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं, और सरकार को भी ये याद दिलवाते हैं कि आज अगर ये रियासत बची है तो हमारी वजह से बची है। अगर हम कुर्बानियाँ ना देते, कबायलियों का तो ये डिज़ाइन था कि सुबह चलकर दिन को उनको श्रीनगर पहुंचना था, और वहां से उनको शेख अब्दुल्ला को भी और महाराजा हरि सिंह जी को भी गिरफ़्तार करने की तैयारी थी। लेकिन हम लोग खड़े रहे, हमने एक निहत्थे सिपाहियों की तरह उनका मुकाबला किया, उनके एडवांस को रोका, और महाराजा हरि सिंह जी को समय मिला कि वो जाएँ और वहाँ एक्सेशन करें। एक्सेशन हो गया, लेकिन एक्सेशन के 1 महीने के बाद मीरपुर के इलाके फ़ाल होते हैं, उसके बाद पुंछ के इलाके फ़ाल होते हैं। तो एक साजिश थी, मैं समझता हूँ, एक पॉलिटिकल डिज़ाइन था किसी का, वो पार से भी था, पाकिस्तान से भी, और हमारे अंदर भी कुछ ऐसी ताकतें थीं जो ये चाहती थी कि वो इलाके चले जाएं, क्योंकि वो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग इलाके थे। वहाँ पर कश्मीरी नहीं बोली जाती थी, मुस्लिम भी कश्मीरी नहीं बोलता था, वो पहाड़ी बोलते थे। तो एक दुख है, मैं समझता हूँ कि जिस मेंटल ट्रामा से हमारे लोग जिए हैं इतने सालों तक, उसका कोई इलाज नहीं किया गया, उस पर कोई मरहम नहीं लगाई गई। तो हम हर साल उनको इकट्ठे होते हैं, बिरादरी वाले, याद करते हैं, नमन करते हैं उन लोगों का जिन लोगों ने इस रियासत को बचाया, और आज हम इसको भारत का ताज कहते हैं, इस कश्मीर को, इसी कारण से कि हम लोगों ने उस समय खड़े होकर इस देश की रक्षा और सुरक्षा की है। और सरकार को भी चाहिए था कि वो एक हमदर्दी का हाथ आगे बढ़ाते और हमारे साथ करते। और ईमानदारी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, हम यहाँ के बोनाफाइड नागरिक हैं जम्मू कश्मीर के, क्योंकि हम महाराजा हरि सिंह की टेरिटरी के लोग हैं। हम कोई किसी दूसरे देश से आए हुए या किसी दूसरे राज्य से आए हुए लोग नहीं हैं। और 370 और 35 से हमें कोई नुकसान नहीं दे रही थी,
फिर भी हमने हटाने के लिए सरकार का समर्थन किया कि ठीक है, अगर इसके बाद कुछ चीज़ें ठीक होती हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसके जाने के बाद हमारी दुर्दशा और ज़्यादा बिगड़ गई। कोई पूछने वाला नहीं है। बैक टू विलेज आया, किसी ने हमारी बात नहीं पूछी। कोई हमारी बस्ती में नहीं जाता, कोई हमारे कैंप में नहीं जाता। आज की तारीख में 39 कैंप्स हैं। गवर्नर साहब को हमने कई बार गुहार लगाई है, एलजी साहब को, कि आप चलिए ज़रा चल के देखिए वहाँ नज़ारा क्या है, लेकिन आज तक उनको फुर्सत नहीं है कि वो जाकर देखें। तो हमने इस व्यवस्था कि इतने साल के बाद भी जो हालत आप बता रहे हैं और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ कंपनसेशन भी आप लोगों के लिए दी थी, तो क्या लगता है अभी और बाकी है? क्योंकि देखें, कंपनसेशन वो एक मजाक है। मुझे ये बताएं, जिस आदमी की चल और अचल संपत्ति चली जाए उसको दोबारा उसकी गाड़ी पर, उसकी पटड़ी पर लाना वो किसका काम है? गवर्नमेंट इज़ ए ड्यूटी बाउंड, ये सरकार का काम है। लेकिन सरकार ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। और आज जो बात होती है कंपनसेशन की 5.5 लाख की, मुझे बताएं, ये दे रहे हैं 1947 के उस विस्थापित को जो ओरिजिनली वहाँ से आया था, जिनमें से 90% लोग जो हैं मर चुके हैं। मैं तीसरी जनरेशन हूँ। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, आगे मैं, और आज मेरे भी बेटे और मेरे पोते हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए हम कहाँ खड़े हैं। आप 1947 के लोगों की बात करते हैं तो आज तो चौथी और पाँचवीं पीढ़ी है, उनको इंसाफ कौन देगा? और फिर सबसे बड़ी बात यह है, जब आप सबके साथ सबके विकास की बात करते हो, साथ तो मैंने दिया आपका, लेकिन मेरा विकास नहीं हुआ। विकास होना चाहिए ना, एक यार्ड स्टिक के साथ सबको आपको करना चाहिए। अगर कश्मीर से कोई विस्थापित है उसके लिए अलग से आपकी कहानियाँ हैं, अलग से सुविधाएं हैं, लेकिन जब मेरे इलाके के लोग विस्थापित हैं, हमारे लिए एक अलग स्टोरी है, एक अलग वो है, सिस्टम है। ये नहीं होना चाहिए। जो पॉलिटिकल हलचल आपको लग रही है, हो रही है, क्या आपको लगता है कि अगर कई लोग कहते हैं कि जम्मू को अलग कर देना चाहिए श्रीनगर से, तो क्या उसके बाद भी आपको लगता है कहीं हालात सुधरेंगे, कहीं रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन? बिल्कुल नहीं, मैं इस बात का हामी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इन लोगों को जो अलग करने की बातें कर रहे हैं ये कितने ईमानदार हैं। कश्मीरियों को बगल में बिठाकर जम्मू अलग करने की बात करनी, ये कोई ईमानदारी नहीं है। इसका मतलब ये एजेंडा कुछ और है। क्योंकि जो लोग सत्ता में रहे हैं वो जम्मू के लोग भी रहे हैं, कश्मीर के भी रहे हैं, बराबर की भागीदारी हमने की है, लेकिन हिम्मत कभी नहीं दिखाई कि हम कश्मीर के सामने खड़े होकर जम्मू के मुद्दों की बात करते। लेकिन आज अलग करके आप क्या कर लेंगे? मुझे बताइए। ये जम्मू के जो बातें करते हैं, हम तो जम्मू में रहते हैं सारे विस्थापित, कश्मीर में तो हमें रहने ही नहीं दिया गया जब हम पाक अधिकृत कश्मीर से आए। हालांकि हमारे जो मुजफ्फराबाद के लोग हैं वो कश्मीर खित्ते के लोग हैं, उनको कश्मीर में रखा जाना चाहिए था, लेकिन साजिश करके वहाँ से निकाला। और उन्होंने कहा हम चूँकि ठंडे मौसम में रहने के लिए एक आदी हैं तो हमें कश्मीर में रहने दिया जाए, लेकिन नहीं रहने दिया। तो तब ये क्यों नहीं बोले कि इनको रहने दिया जाए? या जो आज हम यहाँ बैठे हैं हमारे लिए बात क्यों नहीं करते? मैं समझता हूँ कि अलग राज्य करके या इकट्ठे रह के इसका कोई समाधान नहीं है। समाधान तभी होगा अगर हमारे दिल के अंदर ईमानदारी होगी, अगर हम वाकई हमदर्द हैं किसी बिरादरी के, किसी संस्था के, किसी रीजन के। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी तब भी नहीं आपको लगता कुछ हल होगा? निश्चित तौर पर होगा। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं वही उसी पॉइंट पर आ रहा था, आपने बहुत अच्छी बात की। जो लोग जम्मू की बात करते हैं ये इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते कि मेरे इलाके की 24 सीटें असेंबली में खाली पड़ी हैं, उसको इन्होंने फ्रीज़ किया हुआ है, उसको डी फ्रीज़ क्यों नहीं करते? जब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं वहाँ का वोटर हूँ, सीटें वोटर के लिए होती हैं ना, तो मुझे दे देना सीटें। अगर आप यहाँ पर चुनाव नहीं कराना चाहते, आप नॉमिनेशन में 8 सीटें दे दें। उससे क्या होगा कि जब तक मुझे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं मिलती तो मैं ये सोचूं कि कोई दूसरा मेरा काम करेगा, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ ये इस सिस्टम के विरुद्ध है कि कोई आपका आके काम करेगा। मुझे अपनी बात खुद ही करनी पड़ेगी, तब जाकर मेरा भला होगा, नहीं तो मेरा कभी भला नहीं हो सकता। तो जो जुमला एक अब जुमला है कि हकीकत है तो ज़्यादा बेहतर लोग वही जानते हैं जो बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पीओके को खाली कराएंगे किसी एक दिन, क्या लगता है? देखें, मैं तो हैरान हूँ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जैसे आदमी जो प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हैं, हर साल एक नई कहानी करते हैं। अगला झंडा मैं मीरपुर में चढ़ाऊँगा, उसके अगले साल कहते हैं अगला झंडा मैं कोटली में चढ़ाऊँगा, अगला झंडा मैं मुजफ्फराबाद में चढ़ाऊँगा। मैं उनको कहता हूँ आप मुजफ्फराबाद कोटली की बात छोड़ दीजिए, आप LOC पे जाकर मुझे झंडा चढ़ा के दिखाइए। मजाक करते हो हमारे साथ, हमारे ज़ख्मों को कुरेदते हो आप। हमारी सारी प्रॉपर्टीज़
मूवेबल इमूवेबल पार पड़ी हैं, उसका कोई पता नहीं है कि वो आज वहाँ हैं भी। और सबसे बड़ी बात ये है, जो लोग मीरपुर से विस्थापित हैं, मीरपुर में मंगला डैम बन चुका है, सारे घर डुबो दिए गए हैं, कल को आप वापस भी ले लेंगे, उनको क्या पानी में रखेंगे? क्या मजाक हो रहा है? और मुझे बताएं ना, किस संस्था के अंदर, किस नेशनल या इंटरनेशनल फोरम पर, या कभी प्रधानमंत्री लेवल पर, या कभी विदेश मंत्री लेवल पर इन्होंने बात की है पाकिस्तान के साथ कि उस इलाके को छोड़िए, खाली कराइए? और मैं आपको बताऊं, आज हमारे दरमियान अगर कोई बीमारी की वजह है तो वो पाक अधिकृत कश्मीर है, क्योंकि मिलिटेंसी की खेती वहाँ होती है। पाकिस्तान अपने अंदर किसी को ट्रेनिंग नहीं देता, वो कहता है जी पीओके जो है ये एक इंडिपेंडेंट है, कश्मीरियों की एक जंग चल रही है, वो इस तरह के करके वो उसको प्रोजेक्ट करता है। और आप देख लें, उसने सुप्रीम कोर्ट दी हुई है, पीओजे जो उसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ की अलग सुप्रीम कोर्ट दी हुई है, अलग असेंबली दी हुई है, ये दिखाने के लिए कि ये अलग लोग हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। और वहीं पर ट्रेनिंग कैंप्स चलते हैं, और वो जगह किसकी है? वो भारत सरकार की है, हमारी है, हम लोगों की है, लेकिन हम उसको खाली नहीं। मैं कहता हूँ जिस दिन आप उसको खाली करा लेंगे, ये जितनी मिलिटेंसी है, जो कुछ हो रहा है, ये अपने आप सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी धरती पर फिर वो काम नहीं कर पाएगा, उसको 10 जवाब देने पड़ेंगे। आज वो उन जवाबों से बिल्कुल कह रहा है जी मेरा तो हाथ ही नहीं है इसमें। मगर आपको नहीं लगता कि ये दोनों देशों के बीच अब एक सियासी जंग बन गई है? क्योंकि वो उनको इलेक्शन जीतना होता है तो वो भी कश्मीर की बात करते हैं, इनको इलेक्शन जीतना होता है ये भी कश्मीर की बात करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन इसका शिकार कौन हो रहे हैं? मेरे लोग। विस्थापित कौन है? मेरे लोग। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने इस साजिश को रचा हमें निकालने के लिए, उनकी 3 पीढ़ियाँ शासन कर गई, दिल्ली में भी कर गई, कश्मीर में भी कर गई, लेकिन मेरी 3 पीढ़ियाँ बर्बाद हो गई। यानी जिसकी गलती नहीं थी भोगना उसको पड़ा, जिनकी गलती थी वो तो मज़े ले गए, उन्होंने तो शासन किया। तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन सी ऐसी ताकतें थी। पाकिस्तान का तो चलो है ही है, वो चूँकि एक विदेशी है, उसको हम क्या कहेंगे। अपने अंदर के लोग जो थे वो उस साजिश में शामिल थे, जिन्होंने जानबूझकर मुझे बताएं, मीरपुर में सेना भेजी जा सकती थी, हम बचा सकते थे मीरपुर को, सेना नहीं भेजी, मीरपुर फाल हो गया। और एक्सेशन के 1 महीने के बाद फाल हुआ। मुजफ्फराबाद तो 22 अक्टूबर को फाल हुआ, मान सकते हैं कि तब हम कमज़ोर थे, पाकिस्तान के सामने नहीं खड़े हो सके। लेकिन जब अब भारत का हिस्सा बन गए, उसके 1 महीने के बाद मीरपुर फाल होता है भारत की आंखों के सामने। इसका मतलब है कोई साजिश थी, और जिन लोगों ने वो साजिश की है उनको तो एक्सपोज़ किया जाना चाहिए, चाहे वो मर चुके हैं तब भी उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। और उस वजह से आज हम उस बीमारी को झेल रहे हैं। आज तक हमारे लोगों का ये हाल है कि आज लोग कैंपों में रहकर मर रहे हैं, जी रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजीव चुन्नी हमारे साथ, SOS इंटरनेशनल के चेयरमैन, और इनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार कई सालों से ये सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि इनके जो मुद्दे हैं उस पर कहीं ना कहीं रोशनी डाली जाए, मगर इनका कहना है कि सरकार जो है सही तरीके से अपनी विल पावर नहीं दिखा रही है। जो मुद्दे आराम से सॉल्व हो सकते हैं उस पर भी कोई जो है संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में 24 सीटें जो POK के लिए फ्रीज़ की गई हैं उनको भी दोबारा से बहाल करना चाहिए, ताकि वहाँ से जो आए हुए विस्थापित लोग हैं वो वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दे सकें। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।